दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर भारत को क्या जरूरत पड़ती है दुनिया के छोटे छोटे देशों की मदद करने की। कहीं बाढ़ आ जाए तो भारत मदद पहुंचाता है, कहीं भूकंप आ जाए तो राहत सामग्री भेजता है, किसी देश के पास दवाइयों की कमी हो तो भारत दवाइयाँ देता है, किसी संकट के समय वैक्सीन चाहिए हो तो भारत आगे आता है। और फिर सवाल उठता है, आखिर भारत को इससे मिलता क्या है? क्यों भारतीय टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे देशों पर खर्च किया जाता है जिनके बारे में भारत के ज्यादातर लोगों ने कभी सुना तक नहीं होता? सवाल सुनने में बिल्कुल जायज लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिसाब किताब घर के खर्च की तरह नहीं चलता। यहाँ कई बार आज किया गया एक छोटा सा निवेश सालों बाद बहुत बड़ा फायदा बनकर वापस आता है। और आज की वीडियो में हम इसका एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देखने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिर साबित कर दिया है कि विदेश नीति में कोई मदद कभी पूरी तरह मुफ्त नहीं होती, कहीं न कहीं उसका असर जरूर लौट कर आता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर ये है कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को लेकर ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने इस्लामाबाद की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अमेरिका ने आखिर ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान को झटका लग गया? ईरान अमेरिका तनाव के बीच सऊदी अरेबिया ने भारत के लिए कौन सा नया व्यापारिक रास्ता खोल दिया है? और दुनिया की बदलती राजनीति में भारत को इसका कितना फायदा मिलने वाला है? आज की वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीति और कूटनीति को भी प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज वीडियो को 8 लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल हमारा नव दृष्टि चैनल बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की, क्योंकि इस बार जो हुआ है उसकी उम्मीद शायद इस्लामाबाद ने भी नहीं की होगी। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। इस प्रस्ताव का मकसद था कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और माजिद ब्रिगेड को UN की 1267 सैंक्शंस लिस्ट में शामिल कराया जाए। अगर ऐसा हो जाता तो इन संगठनों से जुड़े लोगों पर इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती थी, उनकी फंडिंग पर असर पड़ सकता था और दुनिया के कई देशों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती। यानी पाकिस्तान को एक बड़ा डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिल जाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आ गया, क्योंकि इस प्रस्ताव को चाइना ने नहीं रोका, इंडिया ने नहीं रोका, बल्कि खुद अमेरिका ने रोक दिया। जी हाँ, वॉशिंगटन ने इस प्रपोजल को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का कहना था कि UN की 1267 सैंक्शंस रिजीम के तहत किसी संगठन को सूचीबद्ध करने के लिए उसके अल कायदा, ISIS या उनसे जुड़े ग्लोबल जिहादिस्ट नेटवर्क्स के साथ संबंधों के पर्याप्त सबूत होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और चाइना की तरफ से पेश किए गए प्रपोजल में ऐसे पर्याप्त प्रमाण नहीं दिए गए। इसी वजह से अमेरिका ने इस प्रपोजल को आगे बढ़ने से रोक दिया और यहीं से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अगर ये प्रपोजल पास हो जाता तो पाकिस्तान के हाथ में एक मजबूत डिप्लोमेटिक और लीगल टूल आ सकता था, जिसका इस्तेमाल वो अलग अलग देशों पर दबाव बनाने के लिए भी कर सकता था। लेकिन अब पूरा मामला वहीं अटक गया है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सब ऐसे समय में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को लेकर सकारात्मक बयान दे चुके हैं। यही वजह है कि अब कई एनालिस्ट्स इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका इस मामले में सिर्फ UN के टेक्निकल रूल्स का पालन कर रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वॉशिंगटन साउथ एशिया में अपने स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस खुले रखना चाहता है। यानी एक तरफ पाकिस्तान के साथ बातचीत और दूसरी तरफ अपने बड़े जियोपॉलिटिकल हित। जो भी वजह हो, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पाकिस्तान और चाइना जिस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसे सबसे बड़ा झटका खुद अमेरिका की तरफ से मिला है। और यही कारण है कि इस फैसले की चर्चा अब डिप्लोमेटिक सर्कल्स में तेजी से हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कानूनी और तकनीकी फैसला था, या फिर इसके पीछे अमेरिका की कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन भी हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगली अपडेट इंडिया और सऊदी अरब से जुड़ी हुई है, और पहली नजर में ये सिर्फ एक शिपिंग रूट की खबर लग सकती है, लेकिन अगर इसके पीछे की वजह समझेंगे तो पता चलेगा कि मामला सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि पूरी रीजनल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहा ये मैप देखिए। सऊदी अरेबिया का ज्यादातर व्यापार और एनर्जी एक्सपोर्ट्स लंबे समय से पर्शियन गल्फ के रास्ते होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसने कई देशों को
अपने बैकअप ऑप्शंस पर तेजी से काम करने के लिए मजबूर कर दिया है और सऊदी अरेबिया भी अब वही कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया अब रेड सी वाले अपने पोर्ट्स को तेजी से डेवलप कर रहा है। उद्देश्य साफ है, अगर भविष्य में किसी वजह से गल्फ रूट प्रभावित होता है तो व्यापार और कार्गो मूवमेंट पूरी तरह रुकना नहीं चाहिए। यानी सऊदी अरेबिया अब एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड नेटवर्क तैयार कर रहा है और इसी रणनीति के तहत इंडिया के साथ एक नई डायरेक्ट शिपिंग कनेक्टिविटी शुरू की गई है। न्यूज आ रही है कि सऊदी अरब के जेद्दा इस्लामिक पोर्ट को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जोड़ते हुए डायरेक्ट शिपिंग सर्विस शुरू की गई है। अब इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा समय का होगा। पहले कई शिपमेंट्स को इनडायरेक्ट रूट्स और मल्टीपल ट्रांसशिपमेंट पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन डायरेक्ट कनेक्टिविटी आने से कार्गो मूवमेंट तेज होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सकती है और इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी फायदा मिलेगा। कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंटेनर्स और दूसरे कमर्शियल कार्गो पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से सऊदी अरेबिया पहुंच सकेंगे। यानी ये सिर्फ पोर्ट्स को जोड़ने का मामला नहीं है, ये इंडिया सऊदी ट्रेड कॉरिडोर को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिलचस्प बात ये है कि सऊदी अरब सिर्फ एक रूट पर निर्भर रहने के बजाय अपने रेड सी पोर्ट्स को फ्यूचर ट्रेड हब्स के तौर पर विकसित कर रहा है और आने वाले समय में दुनिया के दूसरे बड़े देशों के साथ भी इसी तरह की डायरेक्ट शिपिंग सर्विसेज शुरू की जा सकती हैं। यानी मिडिल ईस्ट में जो बदलाव इस समय दिखाई दे रहे हैं, उनका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ग्लोबल ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन्स पर भी साफ दिखाई देने वाला है और इंडिया इस बदलते हुए ट्रेड मैप में अपनी जगह लगातार मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों, ब्रिटेन में इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है और दिलचस्प बात ये है कि मामला अब सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, बल्कि ब्रिटेन की घरेलू राजनीति तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई सांसद अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इंडिया के साथ होने वाली इस बड़ी ट्रेड डील को फाइनल शेप देने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है, क्योंकि एक तरफ लंदन इस अग्रीमेंट को अपनी बड़ी आर्थिक उपलब्धि बताता है और दूसरी तरफ उसी पार्लियामेंट के अंदर इसके कुछ प्रावधानों का विरोध भी हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा स्टील सेक्टर को लेकर है। ब्रिटेन के कुछ सांसदों का कहना है कि अगर इंडिया को ज्यादा छूट दी गई तो उसका असर ब्रिटिश स्टील इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। यानी पार्लियामेंट के अंदर ये चिंता दिखाई दे रही है कि ट्रेड डील के चक्कर में कहीं घरेलू उद्योगों को नुकसान न उठाना पड़े। उधर विस्की को लेकर भी बहस तेज है। कुछ एमपीज चाहते हैं कि ब्रिटेन इस मुद्दे पर इंडिया के साथ और सख्त बातचीत करे, क्योंकि उनके अनुसार मार्केट एक्सेस और टैरिफ्स जैसे मुद्दों पर अभी भी पूरी सहमति नहीं बनी है। सीधी भाषा में कहें तो दोनों देश डील चाहते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी शर्तों के साथ। इंडिया अपने उद्योगों और अपने बाजार के हितों को देख रहा है और ब्रिटेन अपने मैन्युफैक्चरर्स तथा एक्सपोर्टर्स के हितों को। यही वजह है कि अग्रीमेंट को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी भी पक्ष ने बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया है। मतलब विवाद है, मतभेद है, लेकिन बातचीत भी चल रही है और यही कारण है कि आने वाले कुछ हफ्ते इस डील के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकाल लेते हैं तो ये अग्रीमेंट आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं बनती तो फिर बातचीत का एक और दौर देखने को मिल सकता है। फिलहाल लंदन और न्यू दिल्ली दोनों यही कोशिश कर रहे हैं कि मतभेदों को कम किया जाए और डील को आगे बढ़ाया जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर पहले कौन झुकता है या फिर दोनों कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे दोनों का फायदा हो सके। अब दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प खबर यूनाइटेड नेशन से निकल कर आई है और सच कहूँ तो ये खबर उन लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है जो अक्सर सवाल करते हैं कि भारत छोटे छोटे देशों की इतनी मदद आखिर करता क्यों है। 3 जून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, जिसमें 2027 से 28 कार्यकाल के लिए 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने गए। इनमें ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे शामिल है। इनकी 2 साल की सदस्यता 1 जनवरी 2027 से शुरू होगी। लेकिन असली कहानी इन देशों की जीत नहीं बल्कि जर्मनी की हार है, क्योंकि इस चुनाव में जर्मनी भी मैदान में था और पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्मनी सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट का चुनाव हार गया। अब यहाँ मामला समझिए। वेस्टर्न यूरोप ग्रुप के हिस्से में 2 सीटें थीं, लेकिन दावेदार 3 देश बन गए, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल और जर्मनी। वोटिंग हुई। पोर्चुगल को 134 वोट मिले, ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले, लेकिन जर्मनी सिर्फ 104 वोटों पर अटक गया, जबकि जीतने के लिए उसे कम से कम 127 वोट चाहिए थे। यानी जो जर्मनी खुद को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का दावेदार बताता है, वो नॉन परमानेंट सीट तक नहीं जीत पाया। और यही वजह है कि इस नतीजे ने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि 1977 के बाद से जर्मनी जब जब इस चुनाव में उतरा लगभग हर बार जीतता रहा, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब सवाल है कि जर्मनी हारा क्यों? असल में यूनाइटेड नेशंस की राजनीति केवल जीडीपी या मिलिट्री पावर से नहीं चलती। यहाँ एक और चीज बहुत काम आती है और उसका नाम
नाम है गुडविल, यानी दुनिया के कितने देश आपको भरोसेमंद मानते हैं, कितने देश महसूस करते हैं कि मुश्किल समय में आप उनके साथ खड़े रहें। और यहीं पर इंडिया का मॉडल बाकी कई देशों से अलग दिखाई देता है। जब भारत किसी आपदा में फंसे देश को दवाइयाँ भेजता है, राहत सामग्री भेजता है, वैक्सीन देता है या ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता है, तो कई लोग पूछते हैं कि भारत को इससे मिलता क्या है। लेकिन असल में यही वो निवेश होता है जिसका फायदा कई साल बाद दिखाई देता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वोट सिर्फ भाषण देखकर नहीं मिलते, रिश्तों से मिलते हैं, यादों से मिलते हैं और उस भरोसे से मिलते हैं जो वर्षों में बनता है। यही कारण है कि भारत लगातार अफ्रीका, पैसिफिक आइलैंड्स, लैटिन अमेरिका और छोटे विकासशील देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता रहा है। कई बार लोगों को लगता है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक कूटनीति है, लेकिन जर्मनी का ये चुनावी झटका दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में समर्थन खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जब वोटिंग का समय आता है तो देशों को ये याद रहता है कि उनके कठिन समय में कौन उनके साथ खड़ा था और कौन नहीं। आखिरकार ग्लोबल पावर सिर्फ टैंक, मिसाइल और जीडीपी से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि दुनिया के कितने देश आपके नाम पर भरोसा करते हैं। और आने वाले समय में सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म जैसे बड़े मुद्दों पर यही भरोसा सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।